Good morning student. I hope so you all are doing great. I am जेबी सोनानी और चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी की चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हम देखेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। तो जो लिथोस्फेयर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटते हैं, उसी को बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आप सभी लोग जान करके हैरान होंगे, सरप्राइज होंगे कि ये प्लेट धीरे धीरे स्लोली मूव करता है। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। हर साल ये एकदम माइनर मूवमेंट होता है, फ्यू मिलीमीटर्स जो है मूव करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द मेल्टेड मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के अंदर में जो मेल्टेड मैग्मा होते हैं वो मूव करते हैं, उसकी वजह से इस तरह से होता है। इन द सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी यहाँ पर शो किया गया है कि कैसे हम पानी को बॉयल करते हैं तो किस तरह से उसमें एक्टिविटी होता है। सेम वैसे ही अर्थ के नीचे में जो मैग्मा होता है वो मैग्मा भी सेम इसी तरह से हॉट वाटर की तरह बॉइल्ड होते रहते हैं उन लोगों के। उसके अंदर में भी ऐसे सर्कुलर मोशंस होते रहते हैं, तो इस मोशंस के थ्रू जो हम माइनर मोमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं हमारे अर्थ की सरफेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। तो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड किए गए हैं। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स। जो इंटीरियर अर्थ के आंतरिक भाग में जो एक्शंस होते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स। सो जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करते हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एंडोजेनिक अर्थ की किस टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, कैसा कैसा ये मूवमेंट करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं अर्थ मूवमेंट। यहाँ पे टू टाइप्स के हमने फोर्स देखा, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स जो अर्थ के इनसाइड में एक्शंस होते हैं उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और अर्थ के ऊपरी सरफेस में जो एक्शन होता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एंडोजेनिक फोर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंडोजेनिक फोर्स में सडन चेंजेस होते हैं। सडन फोर्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक, इसके अलावा वॉल्केनोस होते हैं। वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी का फटना इस तरह से, और लैंडस्लाइड्स होते हैं मीन्स भूस्खलन, बड़े बड़े पहाड़ वगैरह ऐसे गिर जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होता है एंडोजेनिक फोर्स में जब हमारे अर्थ के आंतरिक हिस्से में एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा डिस्ट्रोफिक फोर्स में क्या होता है, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, नए नए पहाड़, ये इस तरह के ये सब चीज़ें बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ये एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है। इरोजन बोलने से एक तरह से कोई खाली मैदान है उसको काट के या बहा के, या चट्टान है उसको भाग लेके जाना, और डिपोजिशन करना मीन्स वो जो मलबे बहा कर काट करके लेके जाते हैं उसको एक जगह डिपोजिट करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिपोजिशन। तो यहाँ पे रिवर इस तरह की एक्टिविटीज़ होता है, रिवर्स के थ्रू होता है, वाइंड्स के थ्रू होता है, सी वेव्स के थ्रू होते हैं, और ग्लेशियर के थ्रू होते हैं। ये सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ किस तरह से इनके वर्क हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे कंटिन्यूसली देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इरोजन फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। इरोजन होने की वजह से एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो क्या करता है, सडन मूवमेंट करता है, और सडन मूवमेंट करने से क्या होता है, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी ये क्या करता है, एकदम स्लो मूवमेंट करता है। सो सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। ये सडन मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप के झटके लगना, या कहीं कहीं पर भूकंप ही आना, या वॉल्केनोस का फटना, ज्वालामुखी का फटना। कॉज मैस डिजास्टर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। सडन मूवमेंट होने से क्या होता है, बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं, आपदाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, और ये मोस्टली क्या होते हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनोस होते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कंटिन्यूसली कि वॉल्केनो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोजेनिक
का ये दिया हुआ है। इंडो मीन्स इनसाइड, जो इनसाइड एक्टिविटीज़ होता है उसको इंडो बोला जाता है, और एक्सो मीन्स जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ होता है उसको एक्सो बोला जाता है। और जेनिक का मतलब होता है ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन्स उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक मीन्स अंदर में जो एक्टिविटीज़ हो रहा है वो एंडोजेनिक कहलाएगा, और जो अर्थ के सरफेस में एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक बोलेंगे। तो ये थी खास चीज़ें दोनों वर्ड्स की, ओरिजिन्स की, कि किस तरह से ये वर्ड्स बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्केनोज के बारे में। वॉल्केनो जो कि ज्वालामुखी होते हैं, किस तरह से ये एक्टिव होते हैं। और वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मेल्टेड मटेरियल्स इरप्ट सडनली। ये क्या करते हैं, सडनली इरप्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो वेंट बोलने से यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह से सुराग टाइप का बन जाता है। यहाँ ये वॉल्केनोज है, ये अर्थ का सरफेस है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ये अर्थ है, तो अर्थ का ऊपरी लेयर क्रस्ट हो गया हमारा, उसके जस्ट नीचे वाला लेयर मेंटल हो गया, और मेंटल में ही हमारा ये मेल्टेड माग्मा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल्टेड माग्मा को। तो ये मेल्टेड मैग्मा क्या करता है, ये मेल्टेड मैग्मा यहाँ पे मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करता है, और कभी कभी इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि धीरे धीरे ये सुराग बना लेता है, और सुराग बना के ऐसे करके यहाँ से फट जाता है। तो ज्वालामुखी जैसे ही फटता है तो फटने से हमें क्या मिलता है, ये तो वेंट हो गया, वेंट मीन्स एक तरह से सुराग हो गया। और ज्वालामुखी जैसे ही फटता है तो वहाँ से निकलता है बहुत सारे लावा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये सब लावा हैं, ठीक है, ये लावा। और इसके अलावा ये जो उसका जो मेन जहाँ से वो फटता है उसको बोलते हैं क्रेटर, और उससे जो राख वगैरह एसेस और गैसेस निकलते हैं ये है उसका गैसेस एंड एसेस। तो इस तरह से हमारा ये ज्वालामुखी है, पृथ्वी के सरफेस, ये हमारा सरफेस देख सकते हो आप कि कैसे सरफेस है। फिर उसका मेंटल है, मेंटल में कैसे मेल्टेड मैग्मा मूव करते रहता है। उसका ताप और दाब जो है बहुत ज़्यादा होने से क्या करता है, और वो अपने आप को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता है। जैसे वो रास्ता ढूंढता है तो ये ज्वालामुखी फटता है, तो क्या होता है, ये हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है ये तो अपना रास्ता ढूंढ के ऊपर निकल जाता है, राइट। और ऊपर निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद ये तो हमारा अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस। तो क्या करता है कि ये अर्थ की जो मिट्टी है उसको अपने अंदर में ऐसे करके सोख लेती है, अपने अंदर ले लेती है, और जितना वो मिट्टी अंदर लेगी उतना ही तो कुछ ना कुछ बाहर निकालेगी। तो वैसे ही ये हमारे अर्थ के सरफेस में जब ज्वालामुखी फटता है तो निकलता है लावा, क्रेटर्स, और बहुत सारे गैसेस और बहुत सारे एसेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है वॉल्केनोज में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, जैसे ही सेम टू सेम लिथोस्फीयर प्लेट जो है मूव करते रहता है तो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। तो हमारा जो अर्थ की जो सरफेस होती है ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, कंपन करता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये वाइब्रेशन क्या है, ऑल अराउंड अर्थ में ट्रेवल करता है, ठीक है। हर कोई उसको फील कर सकता है कि हाँ वाइब्रेशन हो रहा है हमारे अर्थ सरफेस में, ऐसे करके। दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो इस तरह की जो वाइब्रेशन होते हैं उसी वाइब्रेशन को ही अर्थक्वेक कहा जाता है। अर्थक्वेक मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं भूकंप के झटके, ठीक है। ये हमारा अर्थक्वेक और उसकी वाइब्रेशन कि किस तरह से होता है और कैसे ये अर्थ की सरफेस में सडनली वाइब्रेशन होने से इस तरह से होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्टेड इज कॉल्ड द फोकस। जिस स्थान पे क्रस्ट का मीन्स, क्रस्ट बोलने से पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, जहाँ पे इस तरह की मूवमेंट होता है वो वाली जो एरिया होती है उसको बोला जाता है फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। वो जो फोकस है ये हमारा फोकस बिंदु है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, फोकस है। तो फोकस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फोकस है। तो फोकस का क्या देखते हैं हम कि जहाँ से ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको फोकस बोलेंगे। यहाँ पे आप एरो का निशान लगा हुआ है उससे आप देख सकते हैं इस तरह की ये फोकस कहलाता है। और फोकस के जस्ट ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, एपिसेंटर बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर में जहाँ पे कंपन हो रही है उसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलते हैं। ये हमारा एपिसेंटर
ये रहा उसके नीचे वाला एरिया, ये अर्थ का सरफेस एपी सेंटर कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, एपी सेंटर देख लिए। वाइब्रेशन ट्रेवल्स टूवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव, वेव की तरह क्या करता है वो ट्रेवल करता है एपी सेंटर से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये हमारा एपी सेंटर है और एपी सेंटर में इस तरह की भूकंप के झटके हमें आते हैं अर्थक्वेक के, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे डिजास्टर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाते जाता है, हमारा रिएक्टर में हम मापते हैं तो उसका जो भूकंप के झटके होते हैं वो कम होते जाते हैं। ये खास चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ से आप इमेज में और अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा फोकस कौन सा है। ये एरिया आप देख सकते हैं फोकस है। इसके अलावा ये है हमारा एपी सेंटर, और ये जो एपी सेंटर के साइड में ऐसे करके वेव्स जो बन रहे हैं, ये वेव्स बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, रेडियस आउट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में क्या होते हैं वो फैलते रहता है, ऐसे करके फैल रहा है फैल रहा है फैल रहा है। तो जो फोकस वाला एरिया होता है वहाँ पर ये फोकस एरिया पे क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा उसका फोर्स रहेगा, और जैसे ही वो दूर जाता जाएगा उसका जो फोर्स रहेगा वेव की वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाती है। और ये जो ऊपरी वाली जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस क्या है, हमारी प्लेट्स की बाउंड्री है। तो ये थी अर्थक्वेक, इस तरह से होता है अर्थक्वेक का आना। और आगे हम कंटिन्यू देखते हैं कि ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हालांकि हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आज भूकंप के झटके आएंगे ऐसे करके। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड्स, अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ये जो अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम देखते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। तो हम यहाँ पे कॉमन बिहेवियर देखते हैं लोकली पीपल की, कि क्या होता है जहाँ पर ये अर्थक्वेक के झटके हमें महसूस होते हैं ना, उस एरिया में क्या होता है, हम यहाँ पे कॉमन एनिमल्स की बिहेवियर देखते हैं। फिश जो है अपने तालाब से या जिस एरिया में वो रहता है वो फिश क्या करता है, एगिटेटेड हो जाता है, मीन्स वो इधर उधर परेशान होते हैं, व्याकुल सा होने लगते हैं। और स्नैक्स कम आउट इनटू द सरफेस, अपने बिल से या अपने जो सरफेस में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से स्नैक्स जो है बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। ये सारी चीज़ों को देख करके हमें समझ जाना चाहिए कि इस आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आने वाली है। चलिए एक केस स्टडी देख लेते हैं। ये भुज का केस स्टडी है, और इस केस स्टडी में क्या हुआ था कि गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पे भूकंप आया था। तो इसमें कितना नुकसान हुआ था, किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। अर्थक्वेक हिट्स भुज, अ मैसिव अर्थक्वेक मेजर 6.9 ऑन रिएक्टर, रिएक्टर में कितना मेजर किया गया है, बोल रहा है 6.9 रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी को ये जो अर्थक्वेक आया था ये अचानक था। ये सडनली इसका जो मेजर कितना किया गया था 6.9 रिएक्टर, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या अफेक्टेड हुए थे। तो एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर feared to have lost their lives following the collapse of school building। स्कूल बिल्डिंग के गिरने से 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स अपने लाइफ को लॉस कर चुके थे। ये बहुत बड़ी इफ़ेक्ट हुआ था वहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे और देखते हैं कि थर्ड इफेक्ट क्या हुआ था, भुज रे लाइफ एफर्ट विलेज। यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ज़रूरी जो सुविधाएं जो मिलनी थी उसको मिलने के लिए भी यहाँ पे लेट होता है। 3 days आफ्टर द क्वैक, 3 दिन हो जाने के बाद भी भूकंप के कंसर्न रोज अबाउट फूड, ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवेयर। तो सभी जगह पे इस तरह की जो नेसेसरी आवश्यकताएं होती है वो नहीं पहुंच पाया था। इतना ही नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, और क्या क्या नुकसान हुआ था, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड वाटर पावर स्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइन्स, वेब नॉकड आउट। ये सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी ऑलरेडी, जितने भी संचार की व्यवस्था थी
कम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं थी, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। फायर इन द सिटी, सिटी में आग लग चुकी थी। कैसे सिटी में आग लगा हुआ था? हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टेशंस एट चारकोल्स कुकर्स ओवरटर्न्स। तो ये सारी चीज़ें जो फायर स्टेशन था, कोयले थे, चारकोल्स थे, ये पलट जाने की वजह से और सिटी में कुछ कुछ जगहों में आग लगी हुई थी। इतना ही नहीं, एमरजेंसी डिक्लेयर इन क्वेक जोन, जिस एरिया में ये भूकंप के जोन थे, भूकंप वाले एरिया थे, अर्थक्वेक वाला जो जोन था, उसको क्या कर दिया गया था? एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, प्रेसिडेंट ने उस एरिया को, उस स्टेट को क्या कर दिया था? एमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। इतना ही नहीं, और हम देखते हैं सीएम्स अपील टू द सेंटर्स, यहाँ पे केंद्र को अपील किया जाता है कि गुजरात अपील फॉर फाइनेंशियल हेल्प। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विथ द डिजास्टर। तो सेंटर से अपील किया जाता है कि इस डिजास्टर से हमें निपटने के लिए सेंटर से हमें हेल्प मिलना चाहिए, इस तरह से। तो ये थी हमारी भोज की केस स्टडी कि कैसे किस तरह से घटना हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं अर्थक्वेक के लिए हमें पहले से क्या प्रिपरेशन करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर अचानक से कहीं पर भूकंप के झटके आ रहे हैं या तो हमें कौन कौन सी सामान्य चीज़ों को करनी चाहिए या कहाँ पे हमें शरण लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सबसे सेफ स्पॉट। अब ये सेफ स्पॉट क्या है? तो सेफ स्पॉट हम देखते हैं अंडर अ किचन काउंटर। किचन के जो काउंटर होते हैं उसके नीचे में आप छिप सकते हैं। इसके अलावा टेबल या फिर डेस्क पे, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल के इनसाइड में या फिर कॉर्नर पे आप छिप सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना है? फायर प्लेस, जहाँ पर आग वाली चीज़ें हैं वहाँ से दूर रहना है। एरिया अराउंड चिमनीज, जहाँ पर चिमनी वगैरह रहता है उन सारे एरिया से दूर रहना है। विंडोज़ दैट शटर इंक्लूडिंग एंड पिक्चर्स फ्रेम, जहाँ पर पिक्चर्स फ्रेम होते हैं या खिड़की है और जहाँ पर शटर दोनों एक जगह पे इंक्लूड हैं, इस तरह के एरिया से हमें क्या करना है? दूर रहना है। इसके अलावा हमें और क्या करना है? बी प्रिपेयर्ड, ये सारी चीज़ों को लेकर के प्रिपेयर्ड रहना है। स्प्रेड अवेयरनेस amongst your friends and family members and face any disaster confidently। हमें इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है? अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन देना है कि अगर इस तरह की अर्थक्वेक वाली सिचुएशन आ गई तो हमें कैसे इन्हें फेस करना है और फेस करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इन सारी समस्याओं को निपटारा करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में खुद तो अवेयर होना है और इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी इसके बारे में सिखाना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीखते रहिए।